अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम हमेशा की तरह से अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। देख रहे होंगे कि थोड़ा सा मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल है बदला हुआ सा है। बदला हुआ इसलिए कि इस वक्त मैं अहमदाबाद के नोवोटेल होटल में बैठा हूँ और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ कि जिनके बारे में बस ये कहा जाए कि जो अपनी ज़ात में बज़ात खुद एक अंजुमन है। बहुत सारी चीज़ों के मालिक हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिल्म मेकर हैं, इवेंट मैनेजर हैं। तो गोया इतनी रंगारंग शख्सियत एक इंसान में कैसे आ सकती है, आज मैं वहीं से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। ये है फिल्म इंडस्ट्री के माया नाज और हरदिल अजीज़, इवेंट मैनेजर, राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर, मेकर और रिसर्चर असलम ज़रदार ख़ान साहब, जो कि बेसिकली असलम ख़ान साहब के नाम से ही मशहूर हैं। तो आइए आपकी मुलाकात आज करवाते हैं असलम ख़ान साहब से और बातें करेंगे, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ उनकी, कुछ अपनी। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने बैठे हैं हमारे असलम ख़ान साहब। असलम ख़ान साहब का तारुफ तो मैंने दे दिया, लेकिन इसके बावजूद होता यह है कि किसी शख्स के बारे में आप मुझसे कुछ सुने, उससे बेहतर ये नहीं कि आप खुद उनकी ज़ुबानी सुने कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। असलम भाई, आपकी ऑडियंस आपके सामने है, कुछ अपनी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। असलम खान नाम तो मेरा आप सुन चुके हैं इनसे, और जो कुछ मैं करता हूँ उन्होंने आपको बता ही दिया, मैं क्या बताऊँ। ये कह रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ बता ही दिया, मैं इनके बारे में क्या बताऊं। देखिए, दरअसल ये हमारी जो मुलाकात हुई, ये महफ़िल आज की बहुत ही दोस्ताना महफ़िल है और दोस्तों की इस महफ़िल में मैंने आप लोगों को भी शामिल किया है। तो मुमकिन है कि कुछ बातें आप लोगों को इधर उधर नज़र आएँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मैं असलम भाई सबसे पहले आपसे ये सवाल करूंगा कि खुदा ने आपकी ज़ात में इतनी जो आपकी शख्सियत है, बहुत ही हमजहत शख्सियत है, और आप एक इवेंट मैनेजर भी हैं, आप एक रिसर्चर भी हैं, आप एक राइटर भी हैं, आप फिल्म मेकर भी हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को आप मैनेज कैसे करते हैं? तो सीधी सी बात है कि नाक हम मजबूरों पे तहमत मुख्तारी की चाहते हैं, सो आप करें, हमको बदनाम किया, मालिक काम करते हम तो करते हैं। ये तो सही है कि कहते हैं कि खुदा की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जाहिर सी बात है कि हम जो भी करते हैं इस दुनिया में आकर, उसमें कहीं ना कहीं खुदा की रज़ा तो शामिल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अपनी पसंद और नापसंद भी शामिल उस वक्त हो जाती है कि जब हमारे सामने कई ऑप्शन हैं। अब मिसाल के तौर पर आप फिल्म मेकर भी हैं, आप रिसर्चर भी हैं, आप इवेंट मैनेजर भी हैं और आपने बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं। तो ऐसे में कोई इस फील्ड में कोई एक ऐसा भी गोशा होगा जहाँ पे जिससे आपकी वाबस्तगी बहुत ही दिल के साथ होगी और आप उस काम को करने में बहुत ही राहत, बहुत ही खुशी महसूस करते होंगे। जावेद भाई, आपने ऐसा सवाल किया कि अगर आप पूछोगे असलम खान का पूरा नाम क्या है, तो आपने वही सवाल किया। मेरी जो पहचान है आज जी, और जो काम मेरे सबसे दिल के करीब है और सबसे जो अजीज है और जिसका काम करने से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, वो है समीर अंजान साहब का सफ़रनामा। आप सफ़रनामा बोलिए समीर साहब का या असलम खान बोलिए, मेरे हिसाब से एक ही बात है। तो सफ़रनामा जो है, बस वही मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है और वही करते मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, इससे पहले कि मैं सफ़रनामा का इन्होंने जिक्र किया, मैं सफ़रनामा के बारे में कुछ बात करूं, मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि समीर अंजान साहब ये एक ऐसा नाम है कि जिससे कोई भी शख्स जिसकी वाबस्तगी फिल्मी गीतों के साथ है, अनजान नहीं है। अंजान साहब के साहबजादे समीर अंजान, जिनके नाम के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो किसी और को नहीं मिली। मिसाल के तौर पे अपने करियर के दौरान इन्होंने 4000 से भी ज़ायद फिल्मी गीत लिखे, 600 से भी ज़्यादा फिल्मों के लिए लिखा और 100 से भी ज़्यादा मौसीकारों के साथ इन्होंने काम किया। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही। और उतनी ज़्यादा प्रोड्यूसर के साथ काम किया। और इतना ही नहीं, इन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया, 40 बार मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड हुए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा गीत लिखे जाने वाले गीतकार की हैसियत से भी समीर अंजान साहब का नाम सुनहरे हुर्फों में नज़र आता है। बिल्कुल। तो इतनी रंगारंग शख्सियत, बड़ी प्यारी शख्सियत, जब उनसे भी मेरी मुलाकात हुई तो मैं वाकई मैं सोच रहा था कि ये जो हस्ती मेरे सामने बैठी है, जो बिल्कुल किसी सूरज की तरह रोशन है, मैं इनको देखूं या इनसे बात करूं।
तो बहरहाल ये जो सफ़रनामा है ये समीर साहब के उसी फिल्मी सफ़र की दास्तान है, और ये दास्तान बहुत ही संगीतमयी है, बहुत ही गीतों भरी है। और आप जब सफ़रनामा करते हैं तो मतलब उसमें क्या क्या महसूस होता है आपको? देखिए, सफ़रनामा जो है ये इवेंट आज के ज़माने में जी, कम से कम मेरे हिसाब से सिर्फ बम्बई में एक महीने में 50-60 से ज़्यादा इवेंट होते हैं, क्या बात? कम से कम। और पूरी दुनिया में तो हज़ारों होते हैं बॉलीवुड के इवेंट। मगर सफ़रनामा की सबसे ख़ास बात यह है कि आज के पहले, सफ़रनामा के पहले सिंगर्स के इवेंट होते थे, एक्टर्स के इवेंट होते थे, यहाँ तक के कुछ डायरेक्टर के इवेंट भी होते थे। मगर सफ़रनामा पहला इवेंट है, पहला इवेंट है जो कि एक लिरिसिस्ट का इवेंट है, और उसका जो थीम है स्टोरीज बिहाइंड द सॉन्ग्स, यानी नॉलेज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि गाना कैसे बना, क्यों बना, किन हालात में बना और किसने बनाया। यही सफ़रनामा की ब्यूटी है, और इसी से अल्लाह ने इसको बहुत ज़्यादा कामयाबी दी है, और ये जहाँ चलता है बहुत चलता ही जा रहा है। इसका सफर जैसा कि हमारे असलम भाई ने बताया कि वाकई एक हकीकत है कि इवेंट्स तो होते हैं, अक्सर आप देखते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी गीतकार के लिए इस तरह का इवेंट क्रिएट किया गया, और इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे असलम भाई साहब का एक बहुत ख़ास रोल है। तो सफ़रनामा जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहली बात तो ये क्लियर कर दूँ, ये सफ़रनामा में मेरा ख़ास रोल जो है जी, वो रोल ये है कि इसका जो क्रिएटिव पार्ट है वो इंटायरली समीर साहब का है। जी, समीर साहब की जहन की ये पैदावार है, और समीर साहब ने इसको क्रिएट किया है। अब मैं उनका ऑफिशियली मैनेजर हूँ, तो उसका एग्जीक्यूशन का काम वो मेरा है। तो इतना मैं बता दूँ, 2015 में समीर साहब ने मुझ पे जिम्मेदारी डाली है। आज इसको 9 साल हो गए, और सफ़रनामा का नाम शुरू है, क्योंकि इसमें प्लस पॉइंट था कि हमारे पास समीर साहब के 3,500 से प्लस गाने थे उस वक्त, और अनजान साहब के 2,500 प्लस गाने थे। तो हमारे पास कम से कम 6,000 गानों का स्टॉक था, समीर साहब का और अनजान साहब का। और उसके बाद में जो पीरियड था, अनजान साहब लेट 50s में आए, और समीर साहब आज तक चल रहे हैं। तो एक्चुअली गोल्डन ईरा से लेके आज तक का पूरा जो म्यूजिकल सफर है, वो म्यूजिकल उसके सॉन्ग सफरनामा में थे। तो इसलिए ये प्रोग्राम चल गया और लोग उसको पसंद करते हैं। और समीर साहब बजाते खुद जब कहानियां सुनाते हैं तो उनका अंदाज इतना अच्छा है। मैंने बहुत सारे नरेशन फिल्मी राइटर्स को सुने हैं। मैंने समीर साहब से कहा, समीर साहब अगर आप किसी कहानी की नरेशन दोगे ना तो वो फिल्मी राइटर तो बड़ी अच्छी होगी। मैं यहाँ पर अपना एक तजुर्बा बयान कर रहा हूँ। अभी हालिया मुझे समीर साहब किसी सफ़रनामा का हिस्सा बनने का मौका मिला। वाराणसी में शो था, बहुत प्यारा सा शो। अब वहाँ जब मैं गया और समीर साहब को मैंने स्टेज पे देखा कि वो अपने गीतों के बारे में बता रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे उन्होंने किन हालात में वो गीत लिखा, और फिर कैसी कैसी दुश्वारियाँ भी आईं गीतकार बनने के सफ़र में। तो मैं बताते खुद, जबकि आप जानते हैं कि मैं एंकर हूं, तो मैं सोच रहा था कि इस प्रोग्राम में मेरी गुंजाइश कहाँ है, मैं कहाँ पे क्या एंकरिंग करूंगा। क्योंकि समीर साहब जब बयान करते हैं तो उनका वो बयान इतना दिलकश होता है और इतना मुकम्मल होता है कि उसके बाद कहीं पर कुछ कहने की और बोलने की गुंजाइश ही नहीं रहती। और 3 घंटा कैसे गुजर जाता है देखने वालों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतने सारे गीतों के पीछे बहुत सारी दास्तानें हैं, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं, बहुत सारी तल्ख हकीकतें हैं। और जब उनका एक बार बयान शुरू होता है तो देखने वालों को सिर्फ ये नहीं कि बहुत लुत्फ़ आता है, बल्कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने का भी मौका मिलता है। क्योंकि समीर साहब के गीतों में आपको ज़िंदगी में छुपी हुई जो चीज़ें, जो तलखियाँ हैं, जो मिठास है, जो ठोकरें हैं, तमाम की तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। तो उनकी जो गीतें होती हैं वो इंसान की ज़िंदगी का, यूँ कह लीजिए कि एक आईना होती हैं वो, बशर्ते कि हम उन्हें सिर्फ गीत न समझें, हम उन्हें अगर ज़िंदगी का ज्ञान समझें। तो उनके बहुत सारे गीतों में आपको बहुत सारी ऐसी प्यारी बातें नज़र आती हैं कि जिसे बार बार सुनने का, और मेरे ख्याल से यही उनकी मकबूलियत का राज भी है, और शायद यही वजह है कि आज तक इस रिकॉर्ड को कोई दूसरा गीतकार अब तक तो नहीं तोड़ सका। तो
तो आप जो मुझसे पूछ रहे थे कि आपको ये क्यों पसंद है, आप क्यों सफर आपस करते हैं, एक्चुअली समीर साहब का जी। दुनिया में सबसे बड़ा फैन मैं हूं। जी। तो उनकी मेरे को उनके गीत पसंद है, उनकी पर्सनालिटी पसंद है, और उनका जो और मेरे वो चौथे गुरु है, उनसे मैंने ये सीखा है कि कैसे लोगों से डील की जाए और कैसे लोगों से ताल्लुकात मेंटेन किए जाए। तो ये समीर साहब मेरे चौथे गुरु, और मेरा अभी तो कोई पांचवा गुरु नहीं बना। तो समीर साहब की पर्सनालिटी जो है, मैं उनका फैन हूँ, मैं इसलिए उनका काम करता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ। नहीं, समीर साहब का जिक्र आया तो इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि समीर साहब की शख्सियत में एक और भी बात है कि बहुत ही पुरतासुर शख्सियत है, और वो जो हैं वो ज़िंदगी के तजर्बात का एक भंडार है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो देखने में तो इंसान लगते हैं, लेकिन उस इंसान के अंदर ज़िंदगी के इतने सारे तजर्बे भरे हुए हैं कि आपको हर कदम पे वो किसी न किसी बात से वो कुछ सिखा जाते हैं। तो उनके साथ बैठना भी गोया एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप उनकी गुफ्तगू जस्ट एक वो आम फहम गुफ्तगू करते हैं, एक बातचीत करते हैं, लेकिन उन बातचीत को करते हुए भी उनके जो तजर्बात हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं। और अगर सामने वाला अगर सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसके लिए तो वो पल बड़े अहम होते हैं। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल हकीकत है, ये तो हकीकत, इसमें कोई शक नहीं जी। और मैं तो सच बताता हूँ, जब उनके पास आदमी 1 घंटा बैठ जाए, आधा घंटा बैठ जाए, तो म्यूजिक वर्ल्ड में बिल्कुल क्या चहल पहल हो रही है, दास्तान आप कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी, वो सारी की सारी चीज़ें। नहीं तो मैंने जैसा कि कहा ना कि उनकी जो ज़िंदगी, उनकी जो शख्सियत है, वो ज़िंदगी के तजुर्बों का एक निचोड़ है। बिल्कुल। तो आपको उनसे, क्योंकि मेरा ये तजर्बा रहा, जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थोड़ी देर की गुफ्तगू में ही मैं देख रहा था कि ये शख्स जो बैठा है ज़िंदगी के तजर्बात और शवाहिद से कितना भरपूर है। और जब ऐसे किसी शख्स से आपकी मुलाकात होती है तो ज़िंदगी खुद ब खुद, वो कहते हैं ना कि अगर आप सूरज की रोशनी में खड़े होते हैं तो खुद भी रोशन हो जाते हैं। तो उनकी शख्सियत उसी सूरज की तरह से है कि जिसकी रोशनी में सामने बैठने वाला भी रोशन हो जाता है। आज हम बातें कर रहे हैं असलम ज़रदार ख़ान साहब से, जिन्हें हम असलम भाई कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिसर्चर हैं, बहुत ही बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं। इनकी जो राइटिंग की बात करें तो बहुत जल्दी अभी कुछ कहानियाँ भी इनकी एक फिल्मी रूप लेकर आपके सामने आने वाली हैं। और देखिएगा कि ज़िंदगी के जो जज्बाती गोशे हैं, इंसान के जो जज्बात के गोशे हैं, या इंसानियत के या मोहब्बत के गोशे, कितनी चाबुकदस्ती के साथ ये उस पर उंगली रखते हैं। अगर आप इनकी कहानियों को देखना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ कर भी अगर आप तड़प न जाएं तो कहिएगा। तो ये है हमारे असलम खान साहब। अच्छा असलम भाई, एक बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, चूँकि हम लोग बात करते हुए सफ़रनामा के उस सफ़र पे आ गए, तो ये सफ़रनामा तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सन 2005 में इसकी शुरुआत 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2015 से लेकर आज तकरीबन 9 साल हो गए। तो इन 9 सालों में सफ़रनामा किस किस शहर में हुआ ये मुझे बताएं, और साथ ही साथ आपने किन फनकारों, किन कलाकारों को लेकर काम किया ये भी बताइए। सफ़रनामा बॉम्बे में कई बार हुआ, अहमदाबाद में हुआ कई बार, बनारस में कई बार हुआ, दिल्ली में हुआ, गोरखपुर में हुआ, लखनऊ में कई बार हुआ, कलकत्ता में हुआ, उदयपुर में हुआ। अच्छा। और अभी यहाँ तक के कुवैत का एग्रीमेंट बन के आ चुका है। अरे वाह। और उसके बाद अभी फिजी, ऑस्ट्रेलिया और सिडनी और ऑकलैंड में हो रहा है। तो सफ़रनामा जिस शहर में होता है फिर होता ही रहता है। और इसमें अब तक जो आपने कौन से फनकार आए, हमारा स्पेशली एक ऑर्केस्ट्रा समीर साहब ने तैयार करवाया है, वो वायलेंट ऑर्केस्ट्रा आता है, वो लखनऊ से आता है। ओके। और पहले से अभी तक वही ऑर्केस्ट्रा रहा है। और अभी तक जो टॉप के सिंगर्स आए हैं उसमें उदित भाई हैं, अलका याग्निक हैं, अच्छा, शान हैं, वाह, ममता शर्मा हैं, क्या बात है, नीरज सिरदर है, और ऐसे कई आर्टिस्ट जो हैं वो हर शो के हिसाब से इसमें आते रहते हैं। और उसमें होता कुछ नहीं करना, हमने जब फोन कर दिया, हाँ भाई सफ़रनामा है, समीर साहब आ रहे, समीर साहब के लिए सब आर्टिस्ट मान जाते हैं। जैसे अनीता राज कभी आ गई, आर्टिस्ट आ गई, कभी पद्मिनी कोल्हापुरी आ गई, कभी शक्ति कपूर आ गए, तो कभी आपके ये एहसान कुरैशी आ गए। तो सफ़रनामा का सफ़र में
लोग मजे की बात ये है कि समीर साहब को ऐसे बहुत लोग खुशी खुशी सफर में शामिल हो गोया जाते हैं। मजनू सुल्तानपुरी साहब का वो शेर सादिक आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और ये कारवां दिन ब दिन काफ़ी बड़ा एक इसकी जो सूरत, इसकी शक्ल काफ़ी बड़ी होती जा रही, और तरह तरह के शहरों में, न सिर्फ एक हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, जैसे कि उन्होंने बताया कि ऑकलैंड में, सिडनी में और कुवैत में और भी दूसरे ममालिक में ये शोज़ होने वाले हैं। तो मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि आपका ये सफ़रनामा और सफ़रनामा का ये सफ़र यूँ ही जारी और सारी रहे, और आपके साथ लोग, नए लोग जुड़ते जाएं और ये कारवां बड़ा से बड़ा होता जाए। एक जुमला पे बात अपनी कहना चाहता जी, हूँ बिल्कुल। कि ये मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी कि समीर साहब का जो सफ़रनामा का जो कंसेप्ट है, जी वो पहले कोई आदमी, कोई भी एंकर आके समीर साहब का एक इंट्रोडक्शन देता है, फिर उसकी एवी चलती है, जी। उसके बाद सफ़रनामा का जब शुरू होता है तो समीर साहब का माइक होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है। जी। तो इस बार ये बात, हर बार समीर साहब का इंट्रोडक्शन कोई ना कोई देता है, जी कोई नहीं होता तो मैं दे देता हूँ। जी लेकिन ये है कि आपके मुंह पे कहना चाहता हूँ जावेद भाई, जी। जो बनारस में इस वक्त 29 दिसंबर को, 29 जून को जो आपने बनारस में समीर साहब का इंट्रोडक्शन दिया, वो मेरी राय में आज तक का समीर साहब का बेस्ट इंट्रोडक्शन था जो आपने दिया। आपको बहुत बहुत मुबारक। नहीं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सफरनामा का जी, हमेशा के हम सफर बने रहें। क्या बात है, क्या बात है, ये मेरी खुशनसीबी है। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे असलम भाई का भी, और साथ ही साथ समीर अंजान साहब का भी, कि इन लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं भाई लोगों के दरमियान आकर समीर अंजान साहब के बारे में कुछ कह सकूँ। तो बहरहाल ये थी आज की मुलाकात हमारे असलम भाई के साथ, और इंशाअल्लाह इस तरह की मुलाकातें, बातें होती रहेंगी। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आप हमें समीर साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए देखें, और उस पल का इंतज़ार कीजिए, उस दिन का इंतज़ार कीजिए। और जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार, आदाब।